नमस्कार, मेरा नाम है विक्रमजीत सिंह। और सर इस टाइम पूरे देश में एक चर्चा बहुत ही जोरों शोर पर है, वो है एक देश एक चुनाव। आप सुनते रहे थे एक देश एक राशन कार्ड। तो सर पूरा बहुत ही चर्चा ना गहन है और हम लोकतंत्र में रहते हैं और सर हमारा ये हक है कि थोड़ी जानकारी हमको भी होनी चाहिए कि राजनीतिक पार्टियां कैसे काम करती हैं और जिन्हें हम चुनते हैं, चाहे वो विधायक हों, सांसद हों, आखिर वो कैसे काम करते हैं संसद पार्लियामेंट में जाके, संसद में जाके या विधानसभा में जाके। तो सर इसी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे कि एक देश और एक चुनाव में आखिर क्या मुद्दे हैं और क्या फायदे हैं। और बाकी सर जनता जनार्दन है, जनता को ये पूरा हक है कि क्या सही है क्या गलत है। इसमें किसी एक की राय नहीं होनी चाहिए कि भाई साहब एकदम निष्कर्ष पर निकाल दें, जज बन जाए कि ये चीज़ अच्छी है ये चीज़ खराब है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान भी सर कहता है कि हम भारत के लोग, मतलब पूरी जो शक्तियां हैं ना वो पूरी जनता को दी हैं। जब आप कभी संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो बाकायदा उसमें लिखा है कि हम भारत के लोग। कुल मिला के कि देश की शासन प्रक्रिया, प्रशासन प्रक्रिया, सारी शक्तियां किसी हाथ में है, जनता के हाथ में है। लेकिन सर कभी कभी ऐसी प्रवृत्तियां भी आती हैं कि जनता बस आप हाथ जोड़े खड़ी रहती है। बाकी आप तो अच्छी तरह परिचित हैं जो भी राजनीतिक चीजें होती हैं। तो हम आज राजनीतिक चीजों पे नहीं जाएंगे, बस हम थोड़ा देखेंगे कि एक देश और चुनाव का मतलब क्या है और इसके क्या फायदे रहेंगे क्या नुकसान। पर एक देश एक चुनाव का सीधा सा मतलब ये है कि जब भी आप अपने क्षेत्र में वोटिंग करने जाते हैं तो आप जब देखते हो कि आप अपने सांसद जी को चुनते हैं, विधायक जी को चुनते हैं। तो बस यही दो चुनाव हैं मेरे ख्याल से इसमें जो एक साथ कराए जाएंगे। तो कुल मिला के आप ये कहिए कि अगर आप किसी पार्टी को, विविधताओं का देश है, आपने देखा होगा जिस तरह नहीं भारत में पूरे साल भर त्योहार चलते रहते हैं, उसी तरह हमारे देश में कहीं कहीं नहीं आप देखेंगे कि चुनाव प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है। चाहे क्योंकि सर भारत एकदम इतना बड़ा देश है तो बहुत सारे राज्य हैं, अलग अलग चीजें अपनाई गई हैं। और हमारे देश में क्या है, एक संघीय प्रणाली को बनाया गया है। तो संघीय प्रणाली में क्या होता है कि संघ के लिए यानी केंद्र के लिए अलग चुनाव होते हैं और राज्यों के लिए अलग चुनाव होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री के लिए चुनाव होते हैं और चलते ही रहते हैं। आप देखते होंगे कि हमेशा कहीं मणिपुर में चुनाव हो रहे, कहीं गुजरात में हो रहे, कहीं अरुणाचल प्रदेश में हो रहे, जम्मू कश्मीर में हो रहे, कहीं दक्षिण में हो रहे, तमिलनाडु वगैरह। मतलब कुल मिला के कि पूरी साल भर भाई साहब चुनाव चलते रहते हैं। और इस प्रक्रिया में सर बहुत चीजें नुकसानदायक होती हैं और मतलब कुछ चीजें कुल मिला के इसमें कुछ फायदे और नुकसान दोनों चीज होती है। तो उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, एक देश एक चुनाव में फायदे क्या होंगे, थोड़े फायदे देखते हैं, उसके बाद हम इस पर नुकसान पे भी बात करेंगे। अब देखिए सर, ये चीज आपने देखी होगी कि निगेटिव और पॉजिटिव हमेशा साथ चलते हैं, वरना पॉजिटिव के साथ नेगेटिव का कोई मतलब नहीं और नेगेटिव के साथ बिना पॉजिटिव का कोई भी मतलब नहीं। आप समझ, महिला के बिना पुरुष और पुरुष के बिना महिला साथ अधूरा है। तो आप ये बात समझ गए होंगे। चुनाव के फायदे सर ये होंगे कि आपने देखा हो कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, जो नेता हैं, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, चाहे वो सारे राज्यों के मुख्यमंत्री, कहीं न कहीं इस जुगत में रहते हैं कि साहब कैसे हमारी पार्टी जीते। कुल मिलाकर पार्टियों का बहुत ज्यादा जो एक एजेंडा रहता है वो रहता है कि पार्टी को जीत दिलाना, कैसे भी तरीके से पार्टियों को जीत दिलाना, चाहे उसके लिए मैं कुछ भी करना पड़े, चाहे साम दाम दंड भेद, चाहे कोई भी प्रक्रिया अपनानी पड़े। तो इस चक्कर में भैया पूरे नेताजी यहाँ से वहां अपना हेलीकॉप्टर और पूरा गाड़ियों का काफिला लेकर हमेशा दौड़ते रहते हैं। आपने देखा हो कहीं पता लगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहीं गुजरात में जा रहे, कहीं दक्षिण में जा रहे। तो सर इससे क्या लेते हैं, तो सर सबसे पहला लाभ ये होगा कि जो साल भर चुनावी प्रक्रिया होती है उसमें बहुत सारा धन खर्च होता है। आपको बताएं, जो अगर कुछ आंकड़े देखें आप न्यूज़पेपरों के, तो जो सन 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ था साहब, उसमें 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 60,000 करोड़, आप समझ रहे हैं, मतलब इतना भारी भरकम रुपया सर अगर कहीं जनता के कल्याण में लगा दिया जाए तो सर क्या। सर लोकतंत्र में चुनाव होना सर बहुत जरूरी है, नहीं तो साहब चीन या फिर आप कहेंगे उत्तर कोरिया बन जाएगा। और लोकतंत्र सर इसी को कहते हैं जब एक निश्चित समय अवधि के बाद चुनाव चलते रहें और हमारी जो भी भागीदार है, यानी कुल मिलाकर लोकतंत्र जो है ना वो सभी की भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहता है। मतलब कुल मिलाकर कोई आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, जिसको भी अगर लोग पसंद करते हैं तो आप भी चुनाव जीत सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे संविधान ने सर ये कहा है कि आप अगर कहने मतलब पार्टी के नेता अगर आपको पसंद करते हैं तो 6 महीने के लिए आपको मतलब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना सकते हैं, बस बशर्ते है कि 6 महीने बाद आपको कहीं न कहीं राज्यसभा या लोकसभा का सांसद बनना पड़ेगा। उसके बाद तो भाई साहब बल्ले बल्ले है, आराम से मजे। वो सिर्फ हमेशा ना अपने पार्टी एजेंडे में लगे रहते हैं। इससे सर क्या होता है कि जो
जनता के मुद्दे होते हैं वो कहीं ना कहीं भटक जाते हैं और जो भी विकास प्रक्रिया है वो रुक जाती है। विकास प्रक्रियाओं का मतलब यहाँ से मतलब होता है कि जैसे आचार संहिता लग जाना। वैसे आचार संहिता में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि कोई विकास प्रक्रिया नहीं होगी, लेकिन सर जैसे ही आचार संहिता लागू होती है चुनाव के समय, तो हम लोग बचपन में भी बात करते थे कि साहब हमारे बाबा दादा कहते बेटा अब तो आचार संहिता लग गई, अब साहब कोई काम नहीं होगा, कोई वैकेंसी नहीं आएगी, नौकरी वोकरी नहीं लगने वाली। सर वही हाल है। तो आचार संहिता सर क्या होता है कि चीजें रुक जाती हैं। जितने भी हमारी प्रशासनिक तंत्र है, प्रशासनिक तंत्र का सर मेरा मतलब है वहाँ पे बड़े बड़े नौकर साहब, बड़े बड़े हमारे कर्मचारी, कुल मिला के पूरा जो भी अमला है सरकारी जो नौकर चाकर होते हैं वो कहाँ लग जाते हैं सर? चुनाव में लग जाते हैं सर। इससे क्या होता है कि जो काम जैसे सड़क बनना था, डीएम साहब से पता लगे यहाँ पूरी विकास प्रक्रिया देख रहे हैं, वो क्या है वो चुनाव करवा रहे हैं, तो सर कहीं ना कहीं जो निर्णय प्रक्रिया है वो पूरी बाधित हो जाती है लगातार चुनाव होने से। सर 1-10 चुनाव अगर होता है तो सर एक बार बस 5 साल में सारे चुनाव अगर एक साथ करा लिए जाएं तो बाकी काम पूरा विकास प्रक्रियाओं का चलता है। कि जो कॉन्सेप्ट अगर लाया जाता है तो आपने देखा हो कि जो मतलब संघ में और जो राज्यों में अलग अलग पार्टियों की जो सरकार होती है, तो सर क्या होता है कि जो नीतियां हैं वो बढ़िया तरीके से नहीं बन पाती हैं। अगर एक साथ चुनाव हो जाएंगे तो सर आपसी समन्वय के साथ एक बार नीतियां बन गई, उसके बाद सर पूरी 5 साल तक चुनाव मतलब पूरा चुनाव तो होंगे नहीं, तो पूरा विकास प्रक्रिया चलती रही। इससे क्या होगा सर? जनता के फायदा होगा और जनता की जो भी मुद्दे हैं, चाहे वो गरीबी हो, भुखमरी हो, कुपोषण हो, स्वास्थ्य हो, सारी योजनाएं सरकार बढ़िया तरीके से लागू कर पाएगी। तो इसका ये भी सर एक बढ़िया सा फायदा हो सकता है। देखा होगा कि सर बहुत सारे जो आर्थिक सुधार होते हैं, आर्थिक सुधार का मतलब होता है कुछ ऐसी नीतियां जो बहुत ही बड़े स्तर पर परिवर्तन लाती हैं, ठीक है। तो सर उसमें क्या रहता है कि जब भी चुनाव चलते रहते हैं तो जो पार्टियां हमेशा डरती हैं कि यार अगला चुनाव फिर होने वाला, अगला चुनाव फिर होने वाला है, तो वो कुछ ऐसे कड़े निर्णय नहीं ले पाते हैं जिससे जनता का कल्याण हो सके। तो सर एक बार अगर चुनाव हो जाएगा तो पार्टियों को डर ये नहीं रहेगा कि बस आप 1 महीने बाद चुनाव है, 2 महीने बाद चुनाव है, तो हमको क्या क्या करना चाहिए। और दूसरी बात सर ये रहेगी कि जो लोक लुभावन वादे हैं, लोक लुभावन वादों का मतलब है जैसे नहीं सरकार कहती थी आपका कर्ज माफ हो गया और आपको फ्री साइकिल बांटेंगे, फ्री लैपटॉप देंगे, ये दुनिया सारी चीजें क्या होती हैं, आपको बिजली फ्री देंगे इस टाइप से। लेकिन सर ये भी चीज जरूरी है, लेकिन मेरा कहने का सर यहाँ पे तात्पर्य इतना है कि सब बड़े स्तर पर जब चीजें फ्री दी जाती है ना तो उनका मिसयूज भी कहीं न कहीं होता है। तो सर उससे क्या आता है, आखिर एक बात आपने सोची थी, ये पैसा आता कहाँ से? ये पैसा हम ही तुम देते हैं, जो हमारे करदाता हैं, यानी हम तुम जैसे लोग जो सरकार को कर देते हैं, पैसा वहीं से आता है। जब सरकार फ्री बीज इनको बोलते हैं, जब जनता को देती है तो सरकार अपने पास से कोई रुपया नहीं लाती, ठीक है। सरकार पास कोई फैक्ट्री नहीं लगी है कि सरकार बस एकदम गई रुपये छाप लिया, वो कहीं न कहीं जनता का ही पैसा होता है। उससे क्या फर्क होता है कि सरकार ना बहुत ज्यादा उस पर टैक्स बढ़ा देती है। आपने देखा कभी सेस बढ़ा दिया, कभी पेट्रोल कुछ दाम एक्स्ट्रा कर दिए या सेस कर दिए, इस टाइप से सरकार टैक्स लगाती है। तो सर इससे क्या आता है, कुल मिला के ये सारा जो पैसे का जो वित्तीय भार है वो जनता पे आता है। तो सर इससे भी फायदा होगा। और दूसरी बात सर, महंगाई से बचा जा सकेगा। आप कहेंगे सर महंगाई से क्या लेन देन यार, चुनाव का महंगाई? अरे सर बहुत ज्यादा महंगाई का चुनाव है, बहुत लेन देन है। आप एक बात बताइए सर, जब 60,000 करोड़ रुपया लगभग जब खर्च होता है तो वो रुपया मतलब कहाँ जाता है? कहीं न कहीं वो हमारी अर्थव्यवस्था में ही इंजेक्ट होता है। जब सर इतना भयंकर तरीके से रुपया आता है ना तो लोगों के पास पैसा कहीं न कहीं किसी तरीके से आ जाता है। तो सर डिमांड हमारी एकदम ना हाई हो जाती है। सर क्या है कि हमारे पास इतना उत्पादन होता नहीं है, और जब सर डिमांड हाई होती किसी चीज़ की तो आपको मालूम है सर महंगाई तो आनी है। कहने का मतलब इतना है कि घर में आपके अगर सिर्फ 100 रुपये हैं और आपके बच्चे अगर मांगने वाले 5 हैं तो सर महंगाई तो आने वाली है। तो आप किसको देंगे किसको नहीं देंगे, तो आप कुछ ना कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शन लगते हैं जिससे अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। तो सर ये भी एक फायदा होता है। भ्रष्टाचार, अरे दादा क्या बात कर दी यार। भ्रष्टाचार तो सर ऐसी चीज है जिसने पूरे देश को ना त्रस्त कर रखा है। सब परेशान है सर भ्रष्टाचार, सरकारें परेशान है, नौकर साहब परेशान है, और खासकर साहब जनता, माशाअल्लाह मतलब इतने लोग परेशान है क्या बताएं। तो सर भ्रष्टाचार पे भी लगाम लगी। आप सर कैसे लगेगी? जब सर एक साथ चुनाव हो जाएंगे तो जो राजनीतिक पार्टियां कहां से जुटाया जाए, तो सारी पार्टियां इसी में जुगाड़ में रहती हैं। तो सब जब चंदा कहीं से आता है, अब एक बात बताइए, कोई भी बड़ा कोई भी कॉर्पोरेट घराना फ्री में तो पैसा यार कोई नहीं देता, कोई नहीं देता भाई। आजकल 1 रुपया तो कोई देता नहीं है। तो फिर भारी भरकम जो रुपया है जो चंदा दिया जाता है राजनीतिक पार्टी को, तो उसका कहीं कहीं इम्पैक्ट ना जो हमारी नीतियां उस पर भी पड़ता है। आप अक्सर सुनते होंगे, आप कहते हैं कि ये चीज प्राइवेट कर दी गई और सरकार ने ये चीज भेज दी। तो इस पे कहीं कहीं जब चंदा पार्टियों के पास आता है तो सर थोड़ा नैतिक दबाव के साथ और भी दबाव होते हैं, तो कहीं कहीं नीतियां ना उनकी तरफ झुक जाती हैं। ऐसा मैं नहीं, आलोचक कहते हैं। सर मेरा उसमें कोई हाथ नहीं, मैं बता रहा हूँ। सारे ये वर्ड किसके हैं कि सब सारे आलोचक जो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, चिंतक हैं, ये सारे वो चीजें बताते हैं, ठीक है। तो सर भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगी और जो कुल मिलाकर नीतियां बेहतर बनाई जा सकेंगी।
मेरे ख्याल से आप बिल्कुल समझ गए होंगे जो मैं कह रहा हूँ। भाई सर नौकरशाही, भाई साहब चुनाव करा के परेशान है, मतलब जूझते रहते, कहीं यहाँ बोरिया बिस्तर लेके एकदम गर्मी सर्मी में पूरा। भाई साहब बहुत लोग काफ़ी लोग की लोगों की डेड भी हो गई थी, आपने सुना होगा जो भी चुनाव हुए थे गर्मियों में। तो सब बहुत सारी समस्या होती है और सरकार को भी रुपया खर्च करना पड़ता है। तो सर भाई नौकरशाही है वो भी अपने कामों पर फोकस कर पाएगी, जो भी सरकार के काम होते हैं और जो जनता के काम होते हैं रोजमर्रा के। तो सर इससे भी फायदा होगा कि नौकरशाही को कहीं ना कहीं ये मानसिक तनाव दूर होगा और अपनी जो रोजमर्रा की चीजें हैं सरकार कुल मिला के कहीं ना इसका सरकार को ही। सर आते हैं कि एक देश एक चुनाव की कमियां क्या हैं। देखिए सर जिस चीज की अगर कोई अच्छी चीज होती है तो कहीं ना कहीं उस चीज की कमियां भी होती हैं। तो सर एक मेरे मतलब जो भी विश्लेषक हैं जो मैं पढ़ रहा था कि इसमें ना जनता के पास सर सीमित क्या नाम विकल्प रह जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अभी सर जैसे मान लो संघ के कुछ और मुद्दे होते हैं और मतलब जो राज्यों के स्थानीय मुद्दे कुछ और होते हैं। तो सर अगर एक बार चुनाव हो गया और मान लो 5 साल के लिए सारी पार्टियां मतलब चुनाव हो चुके हैं तो जवाबदेही कम होगी। जवाबदेही का मतलब होता है, मैं कहना चाह रहा हूँ जैसे कि अगर केंद्र में कोई सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है तो जनता क्या कहती है कि भैया इसको ना स्टेट में वोट नहीं दूंगा, इसने बहुत बुरा काम किया। या फिर कोई पार्टी स्टेट में बुरा काम कर रही है राज्यों में तो कहता है इसको तो हम कहीं वोट नहीं देने वाले, ये बहुत बुरा है राजनीति दल, मतलब कुल मिला के हम इसको ना हटा देंगे। मतलब ये कहने का मतलब जनता के मन में रहता है कि अगले ही चुनाव में हम सबको, वही बात है कि एक बार चुनाव होने से जनता के पास सीमित विकल्प रह जाएंगे। ठीक है। और दूसरी बात सर ये होगी कि अगर एक साथ और एक मतलब चुनाव होते हैं एक देश में तो सर क्या होगा कि जो राष्ट्रीय मुद्दे मतलब होता है हमारी जो सुरक्षा हो गई या फिर मुद्रा हो गई या फिर और जो मुद्दे होंगे जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मुद्दे के होते हैं, मतलब स्तर के होते हैं, तो सर वो कहीं ना कहीं ना स्थानीय स्तर पे हावी हो जाएंगे। क्यों सर संघीय व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी, संघीय व्यवस्था ताकि जो स्थानीय स्तर की समस्याएं हैं, स्थानीय स्तर की समस्याओं का मेरा मतलब होता है कि प्रत्येक राज्य की अपना अलग समस्याएं होती है। जैसे ठीक है कहीं पे संसाधनों का अलग बंटवारा तरीके से किया जाता है, कहीं पे क्या नाम रोजगार अधिक है या कम, मतलब कुल मिला के जो स्थानीय स्तर पर जो भी नीतियां बनाती हैं वो अपने हिसाब से बनाती हैं। तो सर क्या होगा कि जब मतलब सेम टाइप की सरकार बनेगी, चाहे एक राज्य संघ मतलब कुल मिला के संघ में और राज्य में अगर एक ही दल की पार्टी है तो सर कहीं ना कहीं जो स्थानीय मुद्दे होंगे वो धूमिल हो जाएंगे और राष्ट्रीय मुद्दे उन पर हावी हो जाएंगे। तो सर इससे कहीं ना कहीं जनता को समस्या होगी। और अगला सर इसमें ये भी है कि जनता के पास जो भागीदारी का मतलब राजनीतिक जो भागीदारी होगी वो कहीं ना कहीं असीमित हो जाएगी। क्योंकि सर एक बार चुनाव होने के बाद आपको 5 साल का वेट करना पड़ेगा और जब भी सर बीच बीच में अगर चुनाव होते रहते हैं तो लोग एक दूसरों को जब भी कोई काम और है एक देश से चुनाव में यदि राज्यों में राष्ट्रपति शासन बीच में लगा दिया जाता है या किसी कारणवश जो राज्य की विधानसभाएं हैं उनको भंग कर दिया जाता है तो सर उसके लिए क्या उपाय होंगे। कहने का मतलब है कि आपने देखा हो कि हमारा संविधान प्रावधान करता है जो अनुच्छेद 356 है कि यदि राज्य की जो प्रशासनिक मशीनरी है या फिर जो भी तंत्र है अगर संवैधानिक मूल्यों का पालन ना करते हुए अराजकता से कार्य करता है तो जो राष्ट्रपति हैं वो उसमें राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं और वहां की जो विधानसभा उसको भी भंग कर सकते हैं। तो सर इससे क्या होगा कि अगर बीच में भंग हो जाती है तो फिर सर कैसे चुनाव कराए जाएंगे, क्या प्रक्रिया होगी। तो इससे मतलब ये भी एक बहुत ही चिंतनीय विषय है और सरकार इस पर क्या करती है ये देखने वाली बात होगी। और दूसरा सर एक और उसमें प्रावधान है जो भारतीय से 352 उसमें सर क्या है कि अगर कोई बाहरी आक्रमण होता है या युद्ध की स्थितियां बनती हैं तो भी एक नहीं राष्ट्रीय स्तर पर इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ठीक है, आपातकाल लगाया जा सकता है। तो सर उसके लिए क्या प्रावधान होंगे क्या नहीं होगी ये भी एक समस्या है। दूसरी समस्या सर ये है कि एक देश एक चुनाव के लिए हमको बहुत सारे संसाधन चाहिए, लगभग 50 लाख से ज्यादा ईवीएम चाहिए और मतलब एक बहुत बड़ा प्रशासनिक अमला चाहिए। कैसे चुनाव प्रक्रिया होगी क्या होगी ये मतलब अभी देखना बाकी रहेगा। और जनता सर जनार्दन है, सर मुख्यमंत्री का मन ना हुआ कि हम भाई सरकार नहीं चलाने वाले हैं, बस हमारा हो गया, हमारा दिमाग खराब हो गया, जनता का बहुत प्रेशर। तो वो अगर संवैधानिक जो प्रावधान है वो क्या नाम जो वहाँ के राज्यपाल हैं उनसे कह सकते हैं कि साहब बस जो विधानसभा उसको खत्म कर दीजिए, भंग कर दीजिए, मैं बिल्कुल सरकार चलाने के मूड में नहीं हूँ। तो सर उसमें क्या प्रक्रिया निकलेगी क्या नहीं होगा ये भी एक विषय से चुनाव कोई नई प्रक्रिया नहीं है। ये चुनाव पहले भी होते रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं लगभग 1966-67 तक ये चुनाव हुए हैं, एक साथ चुनाव हुआ करते थे। उसके बाद जब राजनीतिक सत्ताएं बदली, केंद्र और राज्यों में अलग अलग मतलब जो पार्टियों को जब दल आए तो ये चीजें कहीं न कहीं बिखर गई। तो कहने का मतलब है पहले भी चुनाव होते रहे। उसके बाद एक और है सर मैं आपको बात बताना चाहूंगा और सिर्फ भारत नहीं और भी देश हैं जो एक साथ चुनाव कराते हैं, चाहे वो कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश भी एक साथ चुनाव कराते हैं। तो अगर वहां पे ये प्रक्रिया सफल है तो हो सकता भाई हमारे यहाँ भी सफल हो। लेकिन हमारे यहाँ सर जनसंख्या बहुत है तो बाकी कुल संसाधनों की जरूरत है
चुनाव तो सर कराए जा सकते हैं, संशोधन कैसे किया जाता है तो सर थोड़ा इसको भी जान लेते हैं। तो आपको बता दूं कि जो भी संशोधन लाया जाता है वो संविधान का जो अनुच्छेद 368 है उसके तहत किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो। और सर आपको बता दें कि इसको लाने के लिए सरकार को कम से कम 50% यानी जिसे सामान्य बहुमत बोलते हैं, लाने के लिए कम से कम जो 50% जो हमारे सदस्य होते हैं पार्लियामेंट के, उनकी क्या होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए। उसके बाद संसद के जितने भी सदस्य हैं कुल मिला के, चाहे वो राज्यसभा हो गया लोकसभा हो गई, तो उसके कम से कम 3/4 लोगों की वोट की जरूरत होती है। कुल मिलाकर हम ये कहेंगे कि लगभग 271 या 72 जो भी संसद हैं इनकी सहमति होनी चाहिए इस बिल को लाने के लिए। उसके बाद अगर सर ये बिल पास करवाना है सरकार को तो कम से कम 362 वोटों की जरूरत है, क्या नाम, एक सदन में, ठीक है। ये हम लोकसभा की बात कर रहे हैं। अगर राज्यसभा में चाहिए तो आप देखेंगे जो भी 250 के हिसाब से उसका 3/4 बन रहा हो तो आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के बहुमत को, मतलब कुल मिला के बिल को पास करने के लिए सरकार को 3/4 बहुमत की जरूरत है, जिसे बोलते हैं मेजोरिटी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होंगे और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और वीडियो अच्छा लगा तो सर सब्सक्राइब भी करते रहिए और शेयर भी करते रहिए, क्योंकि सर जानकारियाँ बांटने से बढ़ती हैं और आप जानते हैं खुशियाँ भी सर बांटने से बढ़ती हैं, ठीक है।